यह सिर्फ एक रहस्यमय यंत्र नहीं था, यह वह था जिसने समय की धड़कन को रोक दिया था। चंद्रिकापुरी के विशाल साम्राज्य पर महाराजा देवव्रत का शासन था, जिनकी बुद्धि और ज्ञान का लोहा हर कोई मानता था। उनका दरबार सिर्फ वैभव से नहीं, बल्कि ऋषिमुनियों और विद्वानों की उपस्थिति से भी शोभायमान था। महाराजा का इकलौता पुत्र युवराज विक्रम अपने पिता की तरह ही प्रखर बुद्धि का धनी था, लेकिन उसकी सोच विज्ञान और तर्क पर आधारित थी, न कि केवल आध्यात्म पर। वह तारों की चाल को गणितीय समीकरणों से समझता था, नदियों के बहाव को भौतिकी के नियमों से मापता था और अक्सर प्राचीन कथाओं को केवल कोरी कल्पना मानता था। उसके लिए हर घटना के पीछे एक तार्किक कारण होता था। एक दिन राज्य में सब कुछ सामान्य था। सुबह की पहली किरणें महल की सुनहरी दीवारों पर पड़ रही थीं, पक्षी चहचहा रहे थे और नगर की गलियां जीवन से भरी हुई थीं। तभी महल के विशाल केंद्रीय हॉल में एक अजीब सी शांति छा गई। महाराजा देवव्रत अपने सिंहासन पर नहीं थे। उनका निजी कक्ष खुला था और उसमें एक अजीब सी चमक फैली हुई थी। इस चमक के बीच एक प्राचीन यंत्र रखा था, जिसे उन्होंने कई वर्षों पहले हिमालय की एक अज्ञात गुफा से खोजा था। यह यंत्र धातु और क्रिस्टल का एक जटिल मिश्रण था, जिस पर ऐसे प्रतीक उकेरे गए थे जो किसी भी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाते थे। पूरे महल में हड़कंप मच गया। युवराज विक्रम को तुरंत खबर दी गई। जब वह महाराजा के कक्ष में पहुंचा, तो उसने देखा कि महामंत्री रुद्र प्रताप और राजपुरोहित श्रीनिवास पहले से ही वहां मौजूद थे। दोनों के चेहरों पर चिंता और भय का मिश्रण था। विक्रम ने यंत्र को ध्यान से देखा। वह एक गोल डिस्क की तरह था, जिसके केंद्र में एक काला क्रिस्टल था जो धीमी गति से धड़क रहा था, जैसे किसी अज्ञात हृदय की धड़कन हो। क्रिस्टल के चारों ओर उकेरे गए प्रतीक धीरे धीरे चमक रहे थे और बुझ रहे थे, एक लयबद्ध क्रम में। यह क्या है? महामंत्री विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में तर्क और चिंता दोनों का मिश्रण था। महामंत्री रुद्र प्रताप ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया। युवराज, यह वही है जिसके बारे में महाराज अक्सर बात किया करते थे। इसे कालयंत्र कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि यह यंत्र समय और चेतना के ताने बाने को नियंत्रित कर सकता है। राजपुरोहित श्रीनिवास ने अपने माथे पर हाथ रखा और फुसफुसाया। महाराज वर्षों से इसकी शक्तियों को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इसे निष्क्रिय रखने के लिए कई अनुष्ठान किए थे, लेकिन आज सुबह इसकी चमक बढ़ गई और महाराज गायब हो गए। यह एक अपशकुन है युवराज। कालीयुग का आरंभ हो चुका है। विक्रम ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसकी वैज्ञानिक सोच इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने यंत्र के करीब जाकर देखा। उसके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह था, जिसे वह अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। यह कोई जादू नहीं था, यह एक तरह की ऊर्जा थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। विक्रम ने महामंत्री और राजपुरोहित से कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए। यह कोई अपशकुन नहीं, बल्कि एक अज्ञात घटना है। हमें इसकी जांच करनी होगी। महामंत्री ने सिर हिलाया। इस यंत्र के बारे में कुछ और भी बातें हैं। महाराज ने कहा था कि अगर यह यंत्र सक्रिय हो जाता है, तो यह केवल समय को ही नहीं, बल्कि सत्य को भी बदल सकता है। यह लोगों की यादों को मिटा सकता है, घटनाओं को फिर से लिख सकता है। और इसे नियंत्रित करने के लिए एक विशेष बीज कोड की आवश्यकता होती है। विक्रम ने तुरंत पूछा, वह बीज कोड कहाँ है? राजपुरोहित ने कहा, उसका उल्लेख केवल काल संहिता नामक एक गुप्त पांडुलिपि में है, जो महाराज ने अपने निजी पुस्तकालय में छिपा रखी थी। विक्रम ने तेजी से पलटकर राज पुस्तकालय की ओर देखा। उसे पता था कि यह कोई सामान्य खोज नहीं होगी।
उसके पिता एक महान शासक एक महान रहस्य को पीछे छोड़ गए थे जिसे अब उसे सुलझाना था। क्या यह यंत्र वास्तव में समय को नियंत्रित कर सकता है या यह सिर्फ एक जटिल लेकिन तार्किक मशीन थी? वह जानता था कि उसे न केवल अपने पिता को खोजना था बल्कि इस रहस्यमय यंत्र को भी समझना था, इससे पहले कि कोई और इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करे। विक्रम ने तुरंत राज पुस्तकालय की ओर प्रस्थान किया। पुस्तकालय की विशाल दीवारों पर धूल की परत जमी थी क्योंकि महाराजा के अलावा कोई और इसमें प्रवेश नहीं करता था। सैकड़ों वर्षों के इतिहास को समेटे हुए यह ज्ञान का एक शांत सागर था जहां हर किताब एक अज्ञात कहानी कहती थी। राजपुरोहित श्रीनिवास और महामंत्री रुद्र प्रताप उसके पीछे थे। उनके चेहरे पर अभी भी भय और चिंता की परछाई थी, लेकिन विक्रम की दृढ़ता ने उन्हें कुछ शांत किया था। पुस्तकालय के केंद्र में एक प्राचीन संगमरमर की मेज पर महाराजा की एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की लौ धीमी थी, मानो वह भी किसी अदृश्य रहस्य की प्रतीक्षा कर रही हो। विक्रम ने अपने पिता की लिखावट में एक संदेश पाया जो मेज पर एक खुले हुए पन्ने पर लिखा था, जिसे तुम खोज रहे हो वह अतीत में नहीं बल्कि भविष्य में है। विक्रम ने उलझन में सिर हिलाया। उसने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता क्या कहना चाहते हैं? राजपुरोहित ने कहा, महाराज अक्सर ऐसी बातें करते थे युवराज। वह मानते थे कि अतीत और भविष्य एक ही धागे से जुड़े हैं और कालयंत्र उस धागे को सुलझाया उलझा सकता है। विक्रम ने इस रहस्यमयी बात को एक तरफ रखा और काल संहिता नामक पांडुलिपि की तलाश शुरू कर दी। उसने अपनी याददाश्त का उपयोग किया जो उसने अपने पिता के साथ बिताए गए समय में प्राप्त की थी। उसे याद था कि महाराजा ने एक बार एक विशेष गुप्त द्वार का जिक्र किया था जो पुस्तकालय के पीछे छिपा हुआ था। उसने दीवार के एक हिस्से को ध्यान से देखा जहां एक बड़े प्राचीन चित्र में चंद्रिकापुरी का मानचित्र बना था। उसने मानचित्र के एक विशेष बिंदु पर अपनी उंगली रखी जहां एक लुप्त हो चुकी नदी का उल्लेख था। उस बिंदु पर दबाव डालने से दीवार में एक धीमी गहरी गूंज के साथ एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर एक छोटा धूल भरा कमरा था। कमरे के केंद्र में एक लकड़ी के आसन पर काल संहिता रखी हुई थी। यह एक पतली सुनहरी किताब थी जिसके कवर पर कालयंत्र के प्रतीक उकेरे गए थे। विक्रम ने किताब खोली। किताब में जटिल रेखाचित्रों और प्रतीकों के साथ संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हुए थे। यह 20 कोड है, महामंत्री ने फुसफुसाया, जैसे किसी ने उसकी सोच को पढ़ लिया हो। विक्रम ने श्लोकों को पढ़ा। वे श्लोक किसी मंत्र से अधिक एक एल्गोरिथम की तरह लग रहे थे जो किसी मशीन को सक्रिय करने के लिए होते हैं। उनमें ध्वनि, प्रकाश और स्पर्श के विशिष्ट अनुक्रम का उल्लेख था। इसका अनुवाद क्या है? विक्रम ने पूछा। राजपुरोहित ने श्लोकों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे उसका अर्थ बताया। पहला श्लोक कहता है, जब सूर्य की किरणें सबसे ऊंची चोटी पर पड़े तब प्रथम ध्वनि उत्पन्न करो। दूसरा श्लोक कहता है, जब चंद्रमा की चांदनी सबसे गहरी घाटी में गिरे तब द्वितीय प्रकाश उत्पन्न करो। और तीसरा श्लोक, जब सप्त ऋषियों का तारामंडल आकाश में हो तब तीसरा स्पर्श उत्पन्न करो। विक्रम ने अपनी नोटबुक में ये निर्देश लिख लिए। यह कोई जादुई मंत्र नहीं था बल्कि एक सटीक निर्देश पुस्तिका थी। तभी कमरे के एक कोने में एक और दिलचस्प वस्तु दिखाई दी। यह एक चमड़े का बक्सा था जिस पर एक तांबा का सर्प बना हुआ था। बक्से के भीतर एक छोटी चमकदार घड़ी थी। घड़ी में कोई सुई नहीं थी बल्कि एक छोटा सा क्रिस्टल था जो हर कुछ क्षणों में रंग बदलता था। यह महाराज की काल घड़ी है, महामंत्री ने कहा। वह कहते थे कि यह घड़ी समय के सामान्य प्रवाह को नहीं मापती बल्कि उन बिंदुओं को इंगित करती है जहां समय और चेतना का संगम होता है। विक्रम ने काल घड़ी को अपने हाथ में लिया।
उसे महसूस हुआ कि यह घड़ी कालयंत्र के साथ जुड़ी हुई है। तभी राजपुरोहित ने चिंता से कहा, युवराज, आप यह सब नहीं कर सकते। यह खतरनाक है। ये शक्तियां मनुष्य के वश में नहीं हैं। लेकिन विक्रम ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, महाराज ने मुझे यह सब दिया है ताकि मैं इसका उपयोग कर सकूं। मैं इसे समझूंगा। मुझे विश्वास है कि इस यंत्र ने मेरे पिता को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि उन्हें किसी और स्थान पर ले गया है। विक्रम ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ घड़ी को देखा। उसे पता था कि यह घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाती, बल्कि उसे एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाएगी जो किसी भी किताब में नहीं लिखा गया था। यह रहस्य केवल अनुभव से ही समझा जा सकता था। विक्रम ने अपने पिता के कक्ष में वापस जाने का फैसला किया, जहां कालयंत्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रम ने कालयंत्र को ध्यान से देखा। काल संहिता के अनुसार पहला चरण सूर्य की किरणों से जुड़ा था। उसने राजपुरोहित और महामंत्री से कहा कि वे महल के सबसे ऊंचे कक्ष में जाएं, जहां से सूर्योदय को सबसे स्पष्ट देखा जा सकता था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पड़ रही थीं, विक्रम ने काल संहिता में लिखे पहले श्लोक का पाठ किया। उसकी आवाज एक गहरी, रहस्यमयी गूंज की तरह कक्ष में गूंज उठी। जैसे ही उसने पाठ समाप्त किया, यंत्र के काले क्रिस्टल से एक हल्की सी नीली किरण निकली, जो सीधे सूर्य की पहली किरण से टकराई। किरणों के टकराने से एक मधुर, धीमी ध्वनि उत्पन्न हुई, जो किसी वाद्य यंत्र की नहीं, बल्कि स्वयं वायु की धुन जैसी थी। यह ध्वनि पूरे महल में फैल गई, और विक्रम ने महसूस किया कि उसके शरीर का हर अणु इस ध्वनि के साथ कंपन कर रहा है। महामंत्री और राजपुरोहित ने आश्चर्य से आंखें फाड़ ली। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। अगला चरण काल संहिता के अनुसार चंद्रमा की चांदनी से जुड़ा था। विक्रम ने चांदनी रात का इंतजार किया। जब पूर्णिमा का चांद पूरे आकाश में अपनी चांदनी बिखेर रहा था, विक्रम ने यंत्र को महल के सबसे गहरे कुएं के पास स्थापित किया। कुएं का पानी इतना शांत था कि उसमें चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। विक्रम ने दूसरा श्लोक पढ़ा। इस बार उसकी आवाज और भी गहरी थी। जैसे ही उसने पाठ समाप्त किया, यंत्र के क्रिस्टल से एक नारंगी रंग की किरण निकली, जो सीधे कुएं के पानी में चांद के प्रतिबिंब से टकराई। किरणों के टकराने से एक धीमी, गर्म चमक उत्पन्न हुई, जिसने पूरे कुएं को रोशन कर दिया। पानी की सतह पर प्रतीक और रेखाएं बन गईं, जो काल संहिता के प्रतीकों के समान थीं। महामंत्री रुद्र प्रताप ने भय से कहा, युवराज, यह एक खतरनाक खेल है। आप किसके साथ खेल रहे हैं, यह आप नहीं जानते। लेकिन विक्रम ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप जानते हैं कि अगला चरण क्या है? राजपुरोहित ने कहा, अगला चरण सप्तऋषियों के तारामंडल से जुड़ा है। यह तारामंडल अगले 5 दिनों में आकाश में दिखाई देगा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं था, यह एक वैज्ञानिक प्रयोग था, जो ध्वनि, प्रकाश और खगोलीय घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ रहा था। अगले 5 दिन विक्रम ने खुद को अध्ययन में डुबो दिया। उसने काल संहिता को फिर से पढ़ा और हर श्लोक का अर्थ गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि यह पांडुलिपि सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं थी, बल्कि एक जटिल तकनीक का वर्णन थी, जो मानव चेतना को एक विशेष ऊर्जा से जोड़ सकती थी। छठे दिन की रात को, जब आकाश में सप्तऋषियों का तारामंडल चमक रहा था, विक्रम ने यंत्र को महल के छत पर स्थापित किया। उसने तीसरा और अंतिम श्लोक पढ़ा। जैसे ही उसने पाठ समाप्त किया, यंत्र के क्रिस्टल से एक बैंगनी रंग की किरण निकली, जो सीधे आकाश में सप्तऋषियों के तारामंडल से टकराई।
जैसे ही किरणें टकराईं, एक अजीब सी शांति छा गई। कोई ध्वनि नहीं थी, कोई चमक नहीं थी, सब कुछ शांत था। विक्रम ने अपने हाथ से यंत्र को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, एक तेज झटके से उसके शरीर में कंपन हुआ। उसकी चेतना ने एक नई दुनिया में प्रवेश किया। वह एक सुनहरी, चमकती हुई जगह पर था, जहां समय और स्थान का कोई महत्व नहीं था। उसके सामने उसका पिता महाराजा देवव्रत खड़े थे। उनके चेहरे पर शांति और ज्ञान की चमक थी। पुत्र विक्रम, महाराजा ने कहा, तुमने यंत्र को सक्रिय कर दिया है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह ब्रह्मांड की चेतना है। यह अतीत और भविष्य के बीच एक पुल है। विक्रम ने पूछा, पिताजी, आप कहाँ हैं? क्या आप ठीक हैं? महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ अंतराल में हूँ। यह वह स्थान है जहाँ सभी संभव भविष्य और अतीत मिलते हैं। मैंने यहाँ प्रवेश किया क्योंकि मुझे कालयंत्र को नियंत्रित करने वाले 20 कोर को समझना था। लेकिन क्यों? विक्रम ने पूछा। क्योंकि एक खतरा है पुत्र, महाराजा ने कहा, एक ऐसा खतरा जो इस यंत्र की शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। वे लोग जो इसे सिर्फ शक्ति के लिए चाहते हैं, ज्ञान के लिए नहीं। वे इसे अग्निकाल नामक एक युद्ध को आरंभ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी महाराजा की छवि धुंधली होने लगी। विक्रम ने डरते हुए पूछा, पिताजी, वह खतरा कौन है? वह 20 कोर कहाँ है? महाराजा ने धीरे से कहा, तुम जानते हो पुत्र, वह तुम्हारे करीब है। वह हमेशा से था। समय एक सर्प है जो अपने ही पूंछ को खाता है। महाराजा की छवि पूरी तरह से गायब हो गई और विक्रम ने खुद को वापस महल के छत पर पाया। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब उसे न केवल अपने पिता को खोजना था, बल्कि उस अग्निकाल से भी अपने राज्य को बचाना था। लेकिन उस खतरे का अर्थ क्या था? और वह सर्प कौन था जो अपने ही पूंछ को खाता था? विक्रम ने खुद को छत पर अकेला पाया। उसकी चेतना अभी भी उस अंतराल से जुड़ी हुई थी जहां उसने अपने पिता से बात की थी। महाराजा के अंतिम शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, वह तुम्हारे करीब है। समय एक सर्प है जो अपने ही पूंछ को खाता है। विक्रम ने अपने आसपास देखा। महामंत्री रुद्र प्रताप और राजपुरोहित श्रीनिवास नीचे इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी चिंता और भय का मिश्रण था। लेकिन विक्रम को अब समझ में आ रहा था कि उनके भय के पीछे एक गहरा राज छिपा था। उसने धीरे धीरे नीचे उतरकर महामंत्री के पास जाकर पूछा, महामंत्री, सर्प का क्या अर्थ है? रुद्र प्रताप ने चौंक कर पूछा, सर्प? किस सर्प की बात कर रहे हैं युवराज? उसी सर्प की जो अपनी ही पूंछ को खाता है, विक्रम ने कहा, एक ऐसा सर्प जो समय के चक्र का प्रतीक है। रुद्र प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी आंखें नीचे झुका लीं, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। युवराज, यह सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, रुद्र प्रताप ने कहा, इन बातों पर विश्वास न करें। हमें अब राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। महाराजा के बिना राज्य कमजोर हो सकता है। विक्रम ने महामंत्री की बात को अनसुना कर दिया। उसने राजपुरोहित श्रीनिवास से पूछा, राजपुरोहित, क्या आप कुछ जानते हैं? श्रीनिवास ने डरते हुए कहा, युवराज, मुझे कुछ नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह कालयंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक चीज है। इसे तुरंत निष्क्रिय कर देना चाहिए। लेकिन विक्रम को अब उनके शब्दों पर विश्वास नहीं था। उसे पता था कि कुछ छिपाया जा रहा था। उसने अपनी आंखों में एक नई दृढ़ता के साथ दोनों को देखा। मैं जानता हूं कि आप दोनों कुछ छिपा रहे हैं,
विक्रम ने कहा, मेरे पिता ने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि एक खतरा है जो इस यंत्र का गलत इस्तेमाल करना चाहता है, और वह खतरा हमारे करीब है। रुद्र प्रताप ने अब अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। हाँ युवराज, आपने ठीक सुना, रुद्र प्रताप ने कहा, वह खतरा हमारे करीब है, और वह खतरा आप हैं। विक्रम ने चौंक कर पूछा, मैं कैसे खतरा हो सकता हूँ? रुद्र प्रताप ने धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता थी। युवराज, आपको लगता है कि आप इस यंत्र को समझ सकते हैं? आप सिर्फ विज्ञान और तर्क में विश्वास करते हैं। यह यंत्र केवल उन लोगों को समझ में आएगा जो इसके वास्तविक सार को समझते हैं, और वह सार शक्ति है। रुद्र प्रताप ने अपने हाथों में एक तांबे का सर्प पकड़ा जो अपनी पूंछ को खा रहा था। यह वही सर्प था जिसके बारे में विक्रम के पिता ने बात की थी। यह काल सर्प है, रुद्र प्रताप ने कहा। यह काल यंत्र का नियंत्रण चिन्ह है। महाराज ने इसे मेरे पास सुरक्षित रखने के लिए दिया था। उन्हें पता था कि आप इसके लायक नहीं हैं। आप एक कमजोर और भावुक व्यक्ति हैं। तभी राजपुरोहित श्रीनिवास ने महामंत्री की बात को काट दिया। नहीं, यह झूठ है। महाराज ने तुम्हें यह नहीं दिया था। तुमने इसे चुराया है। रुद्र प्रताप ने श्रीनिवास को एक जोरदार थप्पड़ मारा। चुप रहो मूर्ख, तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। विक्रम को अब सब कुछ समझ में आ रहा था। महामंत्री, जिसे वह हमेशा अपना सबसे वफादार सलाहकार मानता था, वही सबसे बड़ा शत्रु था। तुमने मेरे पिता को कहाँ छिपाया है? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में अब क्रोध था। रुद्र प्रताप हंसा। महाराज कहीं छिपे नहीं हैं। वह अब काल यंत्र के भीतर हैं। उनकी चेतना अब यंत्र का एक हिस्सा बन गई है, और इस कालसर्प से मैं अब उनका मालिक हूं। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली। तुमने यह सब क्यों किया? क्यों? रुद्र प्रताप ने फिर से हंसा। क्योंकि मैं इस राज्य का असली शासक हूं। महाराज एक भावुक और कमजोर व्यक्ति थे जो हमेशा शांति और ज्ञान की बात करते थे। लेकिन मैं जानता हूं कि दुनिया पर शासन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अग्निकाल का आरंभ अब हो चुका है। मैं इस यंत्र का उपयोग करके अपने दुश्मनों को मिटा दूंगा और अपने साम्राज्य को अनंत तक फैला दूंगा। विक्रम ने देखा कि महामंत्री के पीछे कई और सैनिक खड़े थे जो रुद्र प्रताप के वफादार थे। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक युद्ध था जिसने समय और चेतना की शक्तियों को नियंत्रित कर लिया था। तभी विक्रम ने अपनी जेब से वह छोटी चमकदार काल घड़ी निकाली जो उसके पिता ने उसे दी थी। घड़ी का क्रिस्टल तेजी से रंग बदल रहा था। तुम इसे नहीं रोक सकते, रुद्र प्रताप ने कहा। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। विक्रम ने मुस्कुराया। तुम गलत हो महामंत्री। मेरे पास ज्ञान है। मेरे पिता ने मुझे ज्ञान दिया था ताकि मैं तुम्हारी शक्ति को हरा सकूं। विक्रम ने घड़ी को अपने हाथ में लिया और उसकी चमक अचानक तेज हो गई। विक्रम ने काल घड़ी को अपने हाथ में कसकर पकड़ा। घड़ी का क्रिस्टल अब सिर्फ रंग नहीं बदल रहा था, बल्कि उसमें से एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि महामंत्री रुद्र प्रताप और उसके सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। रुद्र प्रताप ने क्रोध से कहा, तुम क्या कर रहे हो? यह घड़ी सिर्फ समय को मापती है, यह तुम्हें बचा नहीं सकती। विक्रम ने मुस्कुराया। तुम गलत हो महामंत्री। यह घड़ी सिर्फ समय को नहीं मापती, यह समय के प्रवाह को नियंत्रित करती है।
उसने अपनी आंखें बंद की और काल घड़ी को अपनी चेतना से जोड़ने का प्रयास किया। उसे याद आया, उसके पिता ने एक बार कहा था कि सच्ची शक्ति वस्तुओं में नहीं बल्कि चेतना में होती है। जैसे ही विक्रम ने घड़ी को अपनी चेतना से जोड़ा, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि समय एक नदी की तरह बह रहा है और वह उस नदी के बीच में खड़ा है। वह देख सकता था कि रुद्र प्रताप कैसे और कब उसे धोखा देने की योजना बना रहा था। उसने देखा कि रुद्र प्रताप ने कैसे कालसर्प को चुराया था और कैसे उसने महाराजा को कालयंत्र में फंसाया था। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं था, यह एक अनुभव था। विक्रम ने महसूस किया कि वह समय के प्रवाह को बदल सकता है, लेकिन ऐसा करना खतरनाक था। अगर वह ऐसा करता तो वह अपने अस्तित्व को भी मिटा सकता था। विक्रम ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी जो ज्ञान और दृढ़ता से भरी थी। रुद्र प्रताप ने देखा कि विक्रम में कुछ बदलाव आ गया है। वह अब सिर्फ एक युवा राजकुमार नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो समय के रहस्य को समझ चुका था। तुम क्या हो? रुद्र प्रताप ने डरते हुए पूछा। मैं वही हूँ जो तुम कभी नहीं हो सकते, विक्रम ने कहा। मैं वह हूँ जो ज्ञान को शक्ति से ऊपर रखता है। विक्रम ने कालघड़ी को अपने हाथ से ऊपर उठाया और एक मंत्र का पाठ किया जो उसके पिता ने उसे एक बार सिखाया था। यह मंत्र काल संहिता में नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा मंत्र था जो चेतना को यंत्र से जोड़ता था। कालचक्राय नमः, चेतनाय नमः, ज्ञानाय नमः। जैसे ही उसने मंत्र का पाठ किया, कालघड़ी से एक तेज बैंगनी रंग की किरण निकली जो सीधे कालयंत्र के काले क्रिस्टल से टकराई। टक्कर से एक जोरदार धमाका हुआ और कालयंत्र में एक दरार पड़ गई। क्रिस्टल की चमक धीमी हो गई और वह धड़कना बंद हो गया। रुद्र प्रताप ने अपनी आंखें फाड़ ली। नहीं, तुमने क्या किया? तुमने यंत्र को नष्ट कर दिया। विक्रम ने कहा, मैंने इसे नष्ट नहीं किया, मैंने इसे मुक्त किया है। कालयंत्र से एक स्वर्णिम प्रकाश की किरण निकली जो धीरे धीरे महाराजा देवव्रत की छवि में बदल गई। महाराजा देवव्रत अब वापस आ गए थे। उनके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। उन्होंने रुद्र प्रताप की ओर देखा और कहा, रुद्र प्रताप, तुमने शक्ति की लालसा में अपनी आत्मा को खो दिया है। तुमने सोचा था कि तुम समय को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन तुम यह भूल गए कि समय कभी किसी के वश में नहीं होता। रुद्र प्रताप ने क्रोध से अपनी तलवार निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राजपुरोहित श्रीनिवास ने उसे पीछे से पकड़ लिया। नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते, श्रीनिवास ने कहा। यह हमारा राजा है। सैनिकों ने श्रीनिवास का साथ दिया। वे सभी रुद्र प्रताप से दूर चले गए। वे अब समझ चुके थे कि उनका असली राजा कौन था। रुद्र प्रताप अकेला रह गया। उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। महाराजा देवव्रत ने विक्रम की ओर देखा और कहा, पुत्र, तुमने मुझे मुक्त किया है। तुमने दिखा दिया है कि ज्ञान शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। विक्रम ने अपने पिता को गले लगा लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। कालयंत्र अभी भी सक्रिय था और उसका एक हिस्सा अभी भी महामंत्री के पास था, कालसर्प नामक नियंत्रण चिन्ह। रुद्र प्रताप ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ में कालसर्प को कसकर पकड़ा और कहा, युवराज, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि कालयंत्र का एक और पहलू भी है। अग्निकाल अभी भी जारी है। वह अचानक गायब हो गया। विक्रम ने चौंक कर पूछा, पिताजी, वह कहाँ गया? महाराजा ने कहा, वह कालसर्प का उपयोग करके अग्निकाल में प्रवेश कर गया है। यह वह स्थान है जहां सभी बुरी और विनाशकारी शक्तियां एकत्रित होती हैं। विक्रम ने महसूस किया
कि उसका युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसे रुद्रप्रताप का पीछा करना था और अग्निकाल को रोकना था, इससे पहले कि वह पूरी दुनिया को नष्ट कर दे। करने से पहले उसे अपने पिता से एक और चीज पूछनी थी। पिताजी, आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि महामंत्री ही हमारा दुश्मन था? महाराजा ने धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि हर पुत्र को अपने पिता की छाया से बाहर निकलना पड़ता है पुत्र। ज्ञान अनुभव से आता है और अनुभव सिर्फ संघर्ष से आता है। विक्रम ने अपने पिता की बात को समझा। अब उसे अपने दम पर एक नया युद्ध लड़ना था। विक्रम ने अपने पिता महाराजा देवव्रत से आशीर्वाद लिया और महामंत्री रुद्रप्रताप का पीछा करने का फैसला किया। अग्निकाल का द्वार कालयंत्र में छिपा था और विक्रम को पता था कि उसे इस द्वार तक पहुंचने के लिए एक विशेष बीजकोड़ की आवश्यकता होगी, जो अब कालसर्प के रूप में रुद्रप्रताप के पास था। महाराजा ने विक्रम को एक प्राचीन मानचित्र दिया, जिसमें अग्निकाल के प्रवेश द्वार का स्थान चिह्नित था। वह द्वार हिमालय की एक अज्ञात बर्फीली घाटी में छिपा था, जहां तक कोई भी मनुष्य कभी नहीं गया था। विक्रम ने अपनी यात्रा अकेले शुरू की। उसके पास केवल एक तलवार, कालघड़ी और उसके पिता द्वारा दिया गया ज्ञान था। वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि बुद्धि और चेतना की भी थी। वह कई दिनों तक यात्रा करता रहा, पहाड़ों और घाटियों को पार करता रहा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं। साधु ने विक्रम को पहचान लिया और कहा, युवराज, आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं वह मृत्यु का मार्ग है। वहां केवल वही जीवित रह सकता है जो अपने अहंकार को त्याग देता है। विक्रम ने साधु से पूछा, आप क्या जानते हैं बाबा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अग्निकाल वह स्थान है जहां समय का अंत होता है। वहां रुद्रप्रताप अपनी शक्ति का उपयोग करके एक नई दुनिया बनाना चाहता है, लेकिन वह यह भूल गया है कि हर चीज का एक मूल्य होता है। साधु ने विक्रम को एक छोटा सुनहरा सिक्का दिया। सिक्के पर एक सर्प का चिन्ह बना हुआ था, जो अपनी पूंछ को खा रहा था। यह सिक्का कालसर्प को निष्क्रिय कर सकता है, साधु ने कहा, लेकिन इसे सही समय पर उपयोग करना होगा। अगर तुमने इसे गलत समय पर उपयोग किया तो तुम भी अग्निकाल में फंस जाओगे। विक्रम ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। वह अंततः उस बर्फीली घाटी में पहुंचा, जहां अग्निकाल का प्रवेश द्वार छिपा था। द्वार एक विशाल काले पत्थर से बना था, जिस पर कालसर्प का चिन्ह उकेरा गया था। रुद्रप्रताप पहले से ही वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी आंखों को लाल कर रही थी। उसने कालसर्प को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसके चारों ओर एक लाल ऊर्जा का घेरा बन रहा था। युवराज विक्रम, रुद्रप्रताप ने कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन तुम बहुत देर से आए हो। अग्निकाल का आरंभ हो चुका है। अब मैं इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा और एक नई दुनिया बनाऊंगा। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली। तुम यह नहीं कर सकते रुद्रप्रताप। तुम सिर्फ एक मनुष्य हो। तुम भगवान नहीं हो। हाँ, मैं भगवान नहीं हूँ, रुद्रप्रताप ने हंसा, लेकिन मेरे पास अब भगवान की शक्ति है। रुद्रप्रताप ने कालसर्प का उपयोग करके अग्निकाल के द्वार को खोल दिया। द्वार से एक लाल धधकता हुआ प्रकाश निकला, जो धीरे धीरे पूरे आकाश में फैलने लगा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया, साधु ने उससे कहा था कि वह अपने अहंकार को त्याग दे। विक्रम ने अपनी तलवार नीचे रख दी। उसने अपनी आंखें खोलीं और रुद्रप्रताप की ओर देखा। तुम क्या चाहते हो रुद्रप्रताप? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शक्ति को स्वीकार करो, रुद्रप्रताप ने कहा, और मेरे साथ इस नई दुनिया को बनाओ। तुम बुद्धिमान हो,
तुम मेरे साथ मिलकर एक महान साम्राज्य बना सकते हो। विक्रम ने मुस्कुराया। रुद्रप्रताप, तुम यह भूल गए हो कि सच्ची शक्ति क्या होती है। सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में होती है। विक्रम ने अपनी जेब से वह सुनहरा सिक्का निकाला और उसे रुद्रप्रताप की ओर फेंक दिया। यह क्या है? रुद्रप्रताप ने पूछा। यह अग्निकाल का बीज है, विक्रम ने कहा। इसे तुम्हारे अहंकार ने बनाया है। रुद्रप्रताप ने क्रोध से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह सिक्के को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने सिक्का छुआ, एक तेज स्वर्णिम प्रकाश निकला जो सीधे कालसर्प से टकराया। टक्कर से कालसर्प में एक दरार पड़ गई और उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। रुद्रप्रताप ने अपनी आंखें फाड़ लीं। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? उसकी शक्ति खत्म हो रही थी। अग्निकाल का द्वार बंद हो रहा था और रुद्रप्रताप उसमें फंस रहा था। विक्रम ने रुद्रप्रताप की ओर देखा। उसकी आंखों में अब दया थी। रुद्रप्रताप, तुम यह भूल गए हो कि अहंकार हमेशा अपना ही अंत करता है। रुद्रप्रताप की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वह अग्निकाल के द्वार में हमेशा के लिए गायब हो गया। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसका युद्ध अब समाप्त हो चुका था। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया था और उसने अपने दुश्मनों को हरा दिया था। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था। अग्निकाल का द्वार बंद हो रहा था, लेकिन कालयंत्र अभी भी सक्रिय था और उसे इसे हमेशा के लिए बंद करना था। करना से पहले उसे उस साधु का चेहरा याद आया जिसने उसे सिक्का दिया था। वह जानता था कि वह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि उसकी यात्रा का अंतिम चरण अभी बाकी था। रुद्रप्रताप के गायब होने के बाद अग्निकाल का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा और हिमालय की घाटी में एक बार फिर शांति छा गई। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसके हृदय में एक नया विश्वास जागा था। वह जान चुका था कि सच्ची शक्ति न तो किसी यंत्र में होती है और न ही किसी पद में, बल्कि मन की पवित्रता और ज्ञान में निहित होती है। वह वापस चंद्रिकापुरी के महल में लौटा, जहां महाराजा देवव्रत उसका इंतजार कर रहे थे। महाराजा ने विक्रम को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। तुमने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, तुमने चेतना के एक नए युग का द्वार खोला है। लेकिन कालयंत्र अभी भी महल के केंद्रीय कक्ष में था और उसका काला क्रिस्टल एक धीमी लयबद्ध धड़कन के साथ चमक रहा था। पिताजी, विक्रम ने पूछा, हमें इस यंत्र का क्या करना चाहिए? इसे हमेशा के लिए कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है? महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे निष्क्रिय नहीं किया जा सकता पुत्र। यह ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, यह चेतना की धड़कन है। इसे सिर्फ सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने विक्रम को बताया कि कालयंत्र वास्तव में एक संयोजक था जो मानव चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ता था। इसे निष्क्रिय करने के बजाय इसे मानवता के लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता था। इसका उपयोग करके हम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, महाराजा ने कहा, लेकिन हम अतीत की घटनाओं से सीख सकते हैं और भविष्य के लिए एक बेहतर मार्ग बना सकते हैं। विक्रम ने अपने पिता की बात को समझा। उसने काल संहिता को फिर से पढ़ा और इस बार उसने उसे एक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझा। उसने महसूस किया कि श्लोक सिर्फ निर्देश नहीं थे, बल्कि ज्ञान के सूत्र थे जो चेतना को यंत्र से जोड़ते थे। अगले कई वर्षों तक विक्रम ने कालयंत्र का अध्ययन किया। उसने इसे निष्क्रिय नहीं किया, बल्कि इसे महल के एक विशेष कक्ष में स्थापित किया, जहां यह ज्ञान और चेतना का केंद्र बन गया। उसने इसका उपयोग करके चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान और दर्शन में कई खोजें की।
वह जान गया था कि कालयंत्र ने उसके पिता को कहीं छिपाया नहीं था, बल्कि उन्हें अंतराल में एक नए आयाम में ले गया था, जहां वे ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन कर सकते थे। विक्रम ने अपने राज्य को एक नए युग में प्रवेश कराया, जहां विज्ञान और आध्यात्म, तर्क और विश्वास एक साथ काम करते थे। उसने अपने राज्य में एक नया दर्शन स्थापित किया, जिसे ज्ञान मार्ग कहा गया। इस मार्ग के अनुसार सच्ची शक्ति ज्ञान और करुणा में होती है, न कि अहंकार और हिंसा में। महामंत्री रुद्र प्रताप का क्या हुआ? वह अग्निकाल में फंस गया था, जहां वह अपने अहंकार के साथ हमेशा के लिए अकेला रह गया था। उसकी कहानी एक चेतावनी बन गई थी कि कैसे शक्ति की लालसा एक मनुष्य को नष्ट कर सकती है। विक्रम ने अपना पूरा जीवन अपने राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने दिखाया कि एक राजा सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा से भी महान बन सकता है। कहानी का अंत वहां हुआ जहां वह शुरू हुई थी। एक रात जब विक्रम बूढ़ा हो चुका था और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था, उसने महल के छत पर बैठकर तारों को देखा। उसके पास कालघड़ी थी, जो अब शांत हो चुकी थी। तभी उसकी आंखों के सामने उसके पिता महाराजा देवव्रत की छवि प्रकट हुई। पुत्र, महाराजा ने कहा, तुमने अपनी यात्रा को पूरा कर लिया है। तुमने दिखा दिया है कि एक राजा को सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि सेवा करना भी आता है। विक्रम ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या अग्निकाल हमेशा के लिए समाप्त हो गया? महाराजा ने धीरे से मुस्कुराया, नहीं पुत्र, अग्निकाल कभी समाप्त नहीं होता। यह सिर्फ एक विचार है, एक भावना है जो हर मनुष्य के भीतर होती है। जब तक मनुष्य का अहंकार रहेगा, अग्निकाल भी रहेगा। लेकिन तुमने दिखा दिया है कि इसे हराया जा सकता है। महाराजा की छवि धीरे धीरे गायब हो गई और विक्रम ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी चेतना कालयंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड में फैल गई। उसने दिखाया कि ज्ञान समय और मृत्यु से भी बड़ा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।